Hello dear students, welcome back to the lockdown special classes। NCERT बेसिक इंग्लिश ग्रामर का आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। और आज डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का ऐसा समूह जो हमें कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करवाता हो, वह हमारा सेंटेंस बन जाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, और आज उसी वाक्य के हम टाइप्स देखने वाले हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो दो आधार पर समझे जाते हैं। पहला आधार होता है हमारा स्ट्रक्चर का और दूसरा आधार होता है फंक्शन का। यानी एक सेंटेंस की संरचना कैसी है उसके आधार पर हम बांटेंगे, या एक सेंटेंस काम कैसे करता है, कैसे कैसे कार्यों में यूज़ होता है, उस आधार पर हम सेंटेंस को डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं हम। संरचना के आधार पर हमारे पास तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्र वाक्य। ठीक है, इन तीनों ट्रेडिशनल टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा जो फोकस रहेगा वो कार्य के आधार पर यानी कि फंक्शन के आधार पर डिवाइड किए जाने वाले इन चार सेंटेंसेस पर रहेगा, जिसमें से हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को डिटेल से पढ़ेंगे, जिसे हम घोषणात्मक वाक्य या कथनात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरा टाइप होता है इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और जो इस चिन्ह के साथ समाप्त होते हैं। तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य, यानी जिसमें हम किसी प्रकार की कमांड देते हैं, किसी प्रकार की रिक्वेस्ट करते हैं या किसी प्रकार का प्रोहिबिशन लगाते हैं, यानी किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए मनाही करना, कोई रिक्वेस्ट करना, परमिशन लेना या देना, और कमांड करना, कोई आदेश देना। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है वो देखिए या तो इस एक्सक्लेमेशन साइन के साथ समाप्त हो सकते हैं या फुल स्टॉप के साथ समाप्त हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक सेंटेंस, इसके बारे में हमें बात इसके नाम से समझ आ जाती है। ये एक्सक्लेमेशन साइन के साथ समाप्त होते हैं और किसी बात को एक्साइटमेंट में जब कहा जाता है तो वो सेंटेंस जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है, यानी बहुत ही आश्चर्य या विस्मयाद के साथ में किसी वाक्य को कह देना। ठीक है, लेकिन आज डिक्लेरेटिव सेंटेंस को डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम, तो ये है हमारा टॉपिक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए, ऐसा सेंटेंस हो जाता है जो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, यानी सबसे ज़्यादा, चाहे आप रीडिंग कर रहे हो, चाहे राइटिंग, स्पीकिंग, आपको सबसे ज़्यादा संख्या में किस टाइप के सेंटेंस दिखाई देंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिखाई देंगे। चाहे आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, यानी जितनी भी कहानियाँ लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, सुनाई जाती है, मैक्सिमम सेंटेंसेस जो उसमें होंगे वो डिक्लेरेटिव टाइप के सेंटेंस ही होंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये वही सेंटेंस होते हैं जो हमें किसी प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं, इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाते हैं। और किस वे में उपलब्ध करवाते हैं वो सूचना? कथन के रूप में। सामान्य रूप से किसी स्टेटमेंट को हमारे सामने घोषित कर दिया जाता है, हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, कह दिया जाता है, बता दिया जाता है, बोल दिया जाता है। सो दैट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या जिसे आप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, कथन भी कह सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये स्टेटमेंट या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा पीरियड से पूरा होता है, यानी फुल स्टॉप, इसके लास्ट में लगेगा हमेशा फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस
जो है इन पॉइंट्स के आधार पर हम इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो बनेगी अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेट्स और डिक्लेयर्स समथिंग, यानी ऐसा सेंटेंस होना जो किसी कथन, किसी घोषणा या किसी जानकारी के बारे में ज्ञान करवाता हो या उसके बारे में जानकारी देता हो, तो वह वाक्य जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें ये पॉइंट और क्लियर होगा। अब इस बालक के पास ये 2 डॉग्स हैं और जिनके बारे में ये सिंपली हमें एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करता है कि आई लव माई डॉग्स। अब बताइए, क्या ये किसी प्रकार के एक्साइटमेंट में बात बोल रहा है? नहीं। क्या ये हमसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है? नहीं। क्या ये हमें किसी प्रकार की कमांड दे रहा है, कोई आदेश दे रहा है? नहीं। क्या ये किसी प्रकार की रिक्वेस्ट कर रहा है? नहीं। क्या ये हम पर किसी प्रकार से कोई निषेध लगा रहा है हमारे ऊपर? नहीं। ये सिंपली एक स्टेटमेंट हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, कथन के रूप में डिक्लेयर कर रहा है, इसलिए ये वाक्य एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब ये फैमिली कहती है वी गो ऑन अ पिकनिक एवरी सैटरडे। हम हर शनिवार को पिकनिक जाते हैं, घूमने जाते हैं, हॉलीडे पे जाते हैं, जो भी है। अब इनके द्वारा क्या प्रश्न पूछा गया या किसी एक्साइटमेंट में एक्सक्लेमेशन के साथ बात बोली गई या दुख के साथ बोली गई या हमें किसी प्रकार की कमांड का एहसास हो रहा है या ऑर्डर दिया जा रहा हो या कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये सिंपली एक स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर दिया गया है, अपने विचार को, अपने ओपिनियन को, अपने फैक्ट को, अपने कथन को हमारे सामने रख दिया गया है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये 2 बालक बातें कर रहे हैं आपस में, जिसमें से ये कहता है आई लाइक इंग्लिश वेरी मच बट माई ब्रदर लाइक्स साइंस। मैं इंग्लिश बहुत पसंद करता हूँ लेकिन मेरे भाई को साइंस सब्जेक्ट पसंद है। तो ये यहाँ पर अपने ओपिनियन को, अपने फैक्ट को, अपने स्टेटमेंट को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूप में। ये किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है, कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है, किसी प्रकार का कमांड नहीं है, ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा डिफरेंस निकाल करके जब आप समझोगे इस बात को। अब देखिए, इस सेंटेंस में ये महाशय बोलते हैं आई लव टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है। अब इन्होंने इस बात को डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूप में बोला। ये न तो कोई प्रश्न है, न कोई एक्सक्लेमेशन है, न कोई इम्पेरेटिव टाइप का सेंटेंस। ये एक स्टेटमेंट है, यानी एक कथन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम्पल्स थे। मेरे ख्याल से आपको इन एग्जाम्पल्स की मदद से समझ आया होगा कि किस हिसाब से हम इन बाकी के 3 टाइप से डिक्लेरेटिव सेंटेंस को अलग मान सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि एक सेंटेंस के हिस्से कितने होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। एक सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट्स, एक और दूसरा प्रेडिकेट, ये 2 हिस्से होते हैं। सब्जेक्ट वो चीज़ है जो या तो नेम्स अ थिंग, अ पर्सन, अ प्लेस, एन एब्स्ट्रैक्ट, एन एनिमल, एनीथिंग। ठीक है, अब सब्जेक्ट या तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव, इन्हीं के बारे में तो बात करेगा। यानी आप नाउन को ही तो इस्तेमाल करते हो सब्जेक्ट के रूप में, या प्रोनाउन को इस्तेमाल कर लोगे तो वह शब्द तो हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है,
अब उस शब्द के बारे में जो आगे जानकारी देगा सेंटेंस के अंदर, जो उसके बारे में बात करेगा, वो होगा हमारा विधेय यानी प्रेडिकेट, जिसमें होती है वर्ब यानी क्रिया। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो कैसे कहेंगे इसको। द सब्जेक्ट इज द पार्ट about which something is said, यानी सब्जेक्ट वह हिस्सा होता है एक वाक्य का जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, कुछ जानकारी दी गई हो। और प्रेडिकेट क्या है? द पार्ट which says something about the subject। क्या अर्थ बना? प्रेडिकेट वाक्य का वह हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देता हो। सब्जेक्ट हो गया हमारा कर्ता। यहाँ पर आप या तो कोई नाउन का इस्तेमाल करोगे या प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे या नाउन फ्रेज का इस्तेमाल करोगे। नाउन फ्रेज से मेरा कहने का मतलब है कि आपका सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं कि एक ही शब्द से बना हो, आपका सब्जेक्ट एक से ज़्यादा शब्दों से भी मिलकर बना हो सकता है। यानी मान लो आपका सब्जेक्ट कोई नाउन है, अब उस नाउन के पहले मैं कोई एडजेक्टिव जोड़ दूँ, उससे पहले कोई एडवर्ब जोड़ दूँ, कोई प्रीपोजिशन लगा करके एक दो एडजेक्टिव और लिख दूं साथ में, तो वो इतने सारे शब्द मिलकर के क्या बन जाएंगे? आपका कंप्लीट सब्जेक्ट बन जाएंगे। और वह हिस्सा जिसमें वर्ब हो और अदर पार्ट्स हो, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्बियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब पार्ट मिलकर के जो इनके बारे में बात करेंगे वो होगा आपका प्रेडिकेट। सिंपल एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, अब इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं। ये पार्ट हो गया आपका सब्जेक्ट और ये पार्ट हो गया आपका प्रेडिकेट। ये हो गया आपका उद्देश्य और ये हो गया आपका विधेय, हिंदी में अगर कहें तो हिंदी व्याकरण में। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन, जिसके बारे में बात हो रही है, और बात हो क्या रही है? ये वाली बात हो रही है कि मोहन क्या है? 8 साल का है। मोहन की उम्र 8 साल है। ठीक है, मोहन इज 8 years old। यहाँ पर इज जो है वर्ब और यहीं से ये प्रेडिकेट हो गया शुरू, और मोहन ये इतना हो गया सब्जेक्ट। अब एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने हुए सब्जेक्ट का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये इस सेंटेंस की वर्ब है और इसके बाद का सारा हिस्सा ये है हमारा प्रेडिकेट, और इससे पहले का ये इतना हिस्सा जो है ये कंप्लीट जो है वो नाउन फ्रेज है, और ये पूरा का पूरा है हमारा सब्जेक्ट। नाउन फ्रेज का मतलब क्या हो गया? फ्रेज का मतलब हो गया वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश, वाक्य का टुकड़ा जो नाउन के रूप में काम आ रहा हो और सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा हो, और उसके बारे में प्रेडिकेट बात कर रहा हो। ठीक है, अब इसमें भी देखिए जो बेस सेंटेंस का बेस वर्ड जो है, आधार शब्द जो है वो है लेडी। इस लेडी के बारे में ही ओल्ड शब्द बात कर रहा है, उसी में आगे एन जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये डार्क फेस, ये शब्द भी मिलकर के लेडी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये सभी शब्द मिलकर के नाउन फ्रेज बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि एक से ज़्यादा शब्द भी मिलकर सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, इसे आप कीजिएगा। इसमें आपको इन 10 सेंटेंसेस के अंदर प्रेडिकेट अलग करना है और सब्जेक्ट अलग करना है, यानी आपको सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट को भी अंडरलाइन करना है अलग से। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको
समझ आई होगी और पसंद आई होगी। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाइए, नोट कीजिए एक एक चीज़ को। और ध्यान रहे ये इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट कोविड-19 है। प्लीज़ स्टे होम, स्टे वॉचिंग दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।